नमस्कार, शाम के 7 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। पीएम नरेंद्र मोदी की लगातार बिहार में चुनावी रैली से सियासत काफी गर्म हो गई है। पीएम मोदी जमुई और नवादा में रैली कर चुके हैं। मोदी की रैली पर सियासत काफी सुलग गई है। विपक्ष को मोदी का मिशन बिहार रास ही नहीं आ रहा है। पीएम मोदी की चुनावी रैली पर तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर मोदी 365 दिन भी बिहार में आते हैं तो भी एनडीए की हार तय है। और अब तेजस्वी के इस बयान पर सियासत काफी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी तेजस्वी के सपने में भी आते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री का दनादन दौरा जारी है। अब तक 2 चुनावी रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, लेकिन पीएम के दौरे पर सियासत भी जारी है। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री 365 दिन भी बिहार आते हैं तो भी एनडीए की हार तय है। प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है जी, तो 365 दिन आएंगे तो भी उनको हार तय है। सर आप एक बात समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और वो तो छोड़िए, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं, तो वो सब हम लोगों को पता है। आए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुद्दे की बात। चुनावी मौसम और आमने सामने की टक्कर में पार्टियां खुद को बड़ा और कामयाब बताने में जुटी रहती हैं। किसके कितने दौरे हुए और उन दौरों में जनता का कितना समर्थन मिला, ये उस नेता की ताकत तय करता है। तेजस्वी के बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा तो कुछ है नहीं। जिनको रात में भी नरेंद्र मोदी सपने में आते हैं, भय का जो उनका माथा पे वातावरण है, उनको मालूम है कि उन्होंने जमीन पे कुछ तो है नहीं। जॉब फॉर जमीन घोटाला आप ही ने किया। किसानों की बात करते हैं, जमीन लिखाकर लोगों को टिकट दिए जाते थे, गरीब किसानों के लोगों को अपने पैसे की संपत्ति को उनके नाम जमीन में किया जाता था, ये भी लोगों ने देखा है। तेजस्वी यादव जी राजनीतिक रूप से घबराहट में हैं। बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में उनको खाता खोलने की चिंता सता रही है। इसलिए एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं पर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी 10 और दौरे होने हैं। बड़ी रैलियों के माध्यम से पीएम अपने पक्ष में लोगों को जोड़ने आने वाले हैं। सभी दल अपने स्टार प्रचारकों के साथ विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करते हैं और ऐसे में पीएम के बिहार के दौरे पर रिएक्शन खालिस राजनीति है। रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नाम वापस लेने के आखिरी दिन भी पप्पू यादव नहीं माने और पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर आमदा हैं। ऐसे में अब कांग्रेस क्या करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। कैंची छाप से पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव क्या महागठबंधन के वोटों पर भी कैंची चला देंगे? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया है। बिहार कांग्रेस के नेताओं की लाख हिदायत के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने आखिरी दिन भी अपना नाम वापस नहीं लिया। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कैंची छाप मिला है, ये जन जन का छाप है। उन्होंने दिल्ली से लेकर पटना तक अपने साथ हुए धोखे का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। हमारे चुनाव प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। और हम दोनों राजनीति और सामाजिक आधार पर हम दोनों के बीच संस्कार है और हम दोनों एक दूसरे के संस्कार और संस्कृति से जीते हैं। वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन पूरे देश में करेंगे। वो कांग्रेस की लीडर है, कांग्रेस उनको तय करेंगे कि कांग्रेस को क्या करना है। पप्पू यादव को जीत का पूरा भरोसा है, तो इधर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी
प्रत्याशी बीमा भारती ये कह रही हैं कि उनके चुनाव प्रचार में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सहित कांग्रेस और महागठबंधन के कई बड़े नेता आएंगे। बीमा ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम और एजेंट बनने तक का आरोप लगाया है। पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो महागठबंधन को निभाते हुए हमारे जो है कि समर्थन में रंजीता रंजन प्रचार में जो है कि आई जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत हमको लगता है कि यह बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। हाल ही में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए पप्पू यादव से कहा था कि पूर्णिया सीट से अपना नाम वापस ले लें, गठबंधन धर्म का पालन करें। पर अब तो पप्पू यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को ही जैसे ठेंगा दिखा दिया है। सवाल यही कि अब कांग्रेस पप्पू यादव पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि पप्पू यादव ने हाल ही में खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पप्पू यादव पर कांग्रेस फंस गई है, तो पप्पू यादव का कहना है कि उन्हें धोखा मिला है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि हम लोग पहले ही जानते थे कि पप्पू यादव जहां गए वहां उनको नुकसान सहना पड़ेगा। पप्पू यादव दलदल में फंस गए, निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर गए हैं, उसका नुकसान उनको सहना पड़ेगा। अब पप्पू यादव जी को चाहिए था संयम रखना, पप्पू यादव को चाहिए था धैर्य रखना, और किसी दलदल में फंसने की उनको जरूरत नहीं था। तो दलदल में फंसे निकलना मुश्किल है। और बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। भारतीय जनता पार्टी की अभेद्य गढ़ माने जाने वाली पटना साहिब लोकसभा सीट बिहार की बहुत ही हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट भी कम नहीं है। यहां से एक बार फिर से चाचा भतीजी आमने सामने हैं। बिहार की राजधानी पटना में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, जहां की लड़ाई हर बार बड़ी ही दिलचस्प हो जाती है। पहले पटना के लिए केवल 1 लोकसभा सीट थी, लेकिन 2008 में हुए पुनर्गठन में शहर को 2 सीटों में बांटा गया। एक का नाम पाटलिपुत्र और दूसरे का नाम पटना साहिब रखा गया। पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16,05,000 मतदाता हैं, जिनमें से 4 लाख यादव, 3 लाख भूमिहार मतदाता हैं। इस सीट पर इन दिनों चाचा और भतीजी के चुनावी अखाड़े की चर्चा खूब है। एक तरफ बीजेपी से वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव अपने वोटरों से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मीसा भारती भी पीछे नहीं है। वो भी अपने वोटरों से मिलने के लिए लगातार दौरे कर रही हैं। चुनाव मूड में ही रहता हूँ, और हमारी पार्टी का ये कार्यकर्ता भी चुनावी मूड में रहते हैं। इसलिए ये कहा जाए कि चुनावी मूड में आज मैं हूँ, मैं सालों रहता हूँ। और रूटीन जो हमारा है गांधी मैदान से फिर जनता के बीच में, तो मैं गांधी मैदान से हो लिया, तैयार हो गया। रामकृपाल यादव एक बार फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं चुनावी बयार में आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने प्रभु श्री राम के दर्शन करने का ऐलान कर माहौल को और गर्मा दिया है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने, कोई रोक देगा क्या? मीसा भारती के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को तब अयोध्या की याद क्यों नहीं आई जब रामलला टेंट में भींग रहे थे। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी को बाकायदे प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था, तो क्यों नहीं गए? मैं तो वकील था रामलला का ना, 10 साल अपील पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। हमारे रामलला टेंट में पानी में भीगते थे। क्या क्या इन लोगों ने। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट पर कायस्थ जाति का दबदबा रहा है। 2009 में इस सीट पर हुए पहले चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2014 में भी उन्होंने यहां अपना परचम लहराया, जिसके बाद 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी को ये सीट दिलाई। रविशंकर प्रसाद इस बार भी भारी मतों से जीत का दावा कर रहे हैं। विपक्ष में कौन आ रहे हैं? आएंगे ठीक,
पटना साहिब सीट से ऐतिहासिक जीत होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, इस वजह से कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पाया है कि इस सीट पर रविशंकर प्रसाद के सामने आखिर चुनौती किसकी होगी। हालांकि ये सीट अब तक कांग्रेस के पास रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी इस सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने जल्द ही उम्मीदवार के ऐलान करने का दावा किया है। बता दें कि यहाँ चुनाव भी सबसे आखिरी फेज में यानी कि 1 जून को होना है। तो पटना निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस को उम्मीदवार को वोट देगी और अभी तय हो जाएगा। हमको लग रहा है कि उम्मीदवारी 1-2 दिन में तय हो जाएगी। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। राज्य की सिर्फ 1 सीट पर गठबंधन के उम्मीदवार को जीत मिली और अब ये देखना होगा कि इस बार के चुनाव में एनडीए फिर से इतिहास रचता है कि महागठबंधन को कुछ सीटों पर सफलता मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार सहित कई मंत्री और पार्टी के नेता शामिल हो गए। बैठक में सभी सीटों पर प्रत्याशी को जिताने के लिए जेडीयू ने खास तौर पर रणनीति तैयार की और एक लोकसभा सीट पर जीत की रणनीति पर मंथन भी हुआ। जेडीयू इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और ऐसे में तमाम समीकरण पर चर्चा की गई। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि इस बैठक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव में हम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। वहीं विजय चौधरी ने नीतीश का समर्थन करते हुए कहा कि लालू परिवार पर नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा वो सच कहा है। बैठक के बाद मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के काम को नई पीढ़ी के बीच लेकर जाना है। विजेंद्र यादव ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसे संविधान का ज्ञान नहीं वो यही कह सकता है कि नौकरी पर बड़ा फैसला उन्होंने ही लिया है। मुस्तैदी से चुनाव अभियान को व्यवस्थित बनाने में लगे हैं और हम लोग की तैयारी मुकम्मल तौर पर एकदम समयबद्ध तरीके से चल रही है और इसके अच्छे नतीजे और अच्छे प्रदर्शन भी देखने में मिल रहे हैं। परिवार के लोग नीतीश कुमार पर ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे इसको आप हमला क्या कहते हैं? कुछ चीजें सच्चाई होती है, हकीकत होती है, हमला नहीं होता है। देखिए, बैठक का मुख्य मुद्दा है चुनाव में अपनी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए गरीब गुरबा गांव गरीब आम लोगों के नई पीढ़ी के लोगों के लिए भी जो काम किया गया है उसको लोगों के बीच में जाके कहना। 17 साल बनाम 17 महीना ऐसा आरजेडी आज लेकर चल रही है। संविधान में व्यवस्था है टू ऐड एन एडवाइस देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का ही दायित्व है कोई बड़े से बड़े निर्णय किसी एक व्यक्ति का निर्णय उस पर कहना या संवैधानिक है। संविधान का जिसको ज्ञान नहीं हो वही इस तरह का। और मोतिहारी लोकसभा सीट महागठबंधन के कोटे से वीआईपी को मिली और वीआईपी को सीट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह और मुकेश सहनी के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। राधा मोहन सिंह ने मुकेश सहनी को नसीहत दी है कि सूटकेस वाले प्रत्याशी के बजाय निषाद समाज को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करना चाहिए, जिस पर मुकेश सहनी ने पलटवार कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि अगर बीजेपी निषाद समाज को उम्मीदवार बनाती है तो वो भी उम्मीदवार बनाएंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि राधा मोहन सिंह को चुनाव में हार का डर सता रहा है। सुनने के लिए आया कि राधा मोहन जी कह रहे थे कि सूटकेस के पीछे ना चले, किसी निषाद को लड़ाए। तो मैं राधा मोहन जी को मैं कहना चाहूँगा कि निषाद का बेटा पहले जैसा नहीं रहा, अभी कुर्ता पैजामा पहनने लगा। वो आपको लूज बोल देने के लिए हम नहीं बैठे हैं कि लूज बोल दे और छक्का मार दे। अगर आप में अगर दम है, निषाद का चर्चा तो आप कर रहे हैं कि निषाद को टिकट दीजिए, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप 5 बार तो सांसद रह चुके हैं ना, आपका रिटायरमेंट का भी समय आ गया। आपकी उम्र में राधा हमारे अश्विनी चौबे जी थे, उनको रिटायरमेंट दे दिया गया। आप भी रिटायर हो जाइए। अब मोदी जी और अमित शाह से आग्रह कीजिए कि मोतिहारी लोकसभा में किसी निषाद के बेटा को टिकट दीजिए। वहीं एलजेपीआर सांसद चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। पटना में चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए का लक्ष्य बिहार में 40 सीट जीतने का है
और पूरे देश में 400 सीट जीतने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। फर्स्ट फेज का चुनाव अब करीब है, 19 तारीख को मतदान होना है, तो उसको लेकर कई विषय थे जिसको लेकर चर्चा हुई है। अंतोगत्वा जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, जिसमें 400 सीटें देश भर में और बिहार की 40 जीतनी है, तो उसको हम लोग कैसे हम लोग उसको हासिल कर सकें, उस दिशा में ये तमाम बातचीत हुई। और लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। वहीं पूर्वी चंपारण के मधुबन में शिवहर लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद पहुंची, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लवली आनंद ने सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ समर्थन देने की अपील की। इस दौरान लवली आनंद ने कहा कि शिवहर में मैदान खाली है, अभी तक महागठबंधन ने कोई प्रत्याशी नहीं बनाया और इसीलिए शिवहर में कोई मैच नहीं है। वहीं लवली आनंद ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जब प्रभु राम टेंट में थे तो उन्हें याद नहीं आए, लेकिन अब चुनाव के वक्त ये रामलला को याद कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से 400 पार से देश के प्रधानमंत्री बनाना। यहाँ पर तो आप देखिए मैदान में हम अकेले ही हैं, चारों तरफ लोगों का हर वर्ग हर समूह हर लोगों का हमें प्यार से आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को नसीहत दी है। श्रवण कुमार ने कहा कि किसी भी पार्टी के नेताओं को अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब सीएम नीतीश ने बिहार के लिए इतना सब कुछ किया है। नीतीश के विजन से बिहार का विकास हुआ। श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसी ओछी टिप्पणी करने वाले को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अब लॉटरी में किसका नाम निकलता है, अब तो लॉटरी लगाने वाला एजेंसी जाने, डाक बोलने वाला एजेंसी जाने, अब तो वो अपने हिसाब किताब से करते हैं, उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी करना। लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करेंगे। पहले सब लोग को मर्यादा विभाग के बीच चल रहे विवाद पर खुलकर बातचीत की है। ईद और रामनवमी की छुट्टी पर शिक्षा मंत्री पालन किया जाएगा। वहीं राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रहे तनातनी पर विभाग को पता चल सके। वहीं विश्वविद्यालयों का खाता फ्रीज किए जाने पर उन्होंने कहा कि सारी चीजों को देखा जा रहा है। उस दिन छुट्टी होगी और 17 को तो डिक्लेयर्ड ही है, रामनवमी है, तो 17 को ट्रेनिंग जो है वो तो देखिए, एक गलत ईद के दिन और रामनवमी के दिन छुट्टी रहेगी। बात सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों की थी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की, जहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग अनिवार्य है। कल भी सर सभी विश्वविद्यालय और राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो चल रहा है सर, उस पर क्या कहेंगे? उन्हें मेरे ख्याल से आना चाहिए और जो शिक्षा विभाग आएगा और उनकी उस मीटिंग में उनकी जो भी परेशानियां हैं, और ये भी सच्चाई है कि सेशंस कुछ यूनिवर्सिटीज में लेट हैं, तो उसमें सुधार इत्यादि की इसी वजह से मेनली शिक्षा विभाग ने मीटिंग बुलाई है। मेरा वहां जा पाना संभव नहीं है उस मीटिंग में। खातों को फ्रीज किया गया है, कुलपतियों का वेतन जो भी इश्यूज आएंगे उस पर डिस्कशन होगा। और अगली खबर सासाराम से आपको बताएंगे, जहां बिक्रमगंज में आग की चपेट में आने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। 2 महिला, 3 बच्चियां और एक मासूम बच्चा आग की चपेट में आ गया, जिसके इलाज के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। दरअसल ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे का शिकार हुआ परिवार टीन के बने घर में रह रहा था। ट्रांसफार्मर था, उसके तितकी ले लग गया आग, पूरा सब लोग जल गया।
उसके बाद क्या किया? हम लोग गए बुताए, बुत नहीं रहा था, पूरा लहर रहा था, नहीं बुताए, सब लोग वही में जल के मर गया। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां पीर बहोर थाना क्षेत्र की जेपी सेतु पर बेलगाम कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में जमकर बवाल काटा है। पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को पटना सिटी पहुंचते ही लोगों का आक्रोश भड़क उठा और वो सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा करने लगे। जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ वो एक होटल मालिक के बेटे की गाड़ी है। आक्रोशित लोगों ने होटल पर ही हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले को सुलझाया है और शांत कराया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस